अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम आपके सामने ऐसे शख्स को लाए हैं, हालांकि कर्नाटक रियासत मैसूर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, नया नाम नहीं है, बल्कि कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया उस नाम से वाकिफ़ है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वारिसों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मंसूर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से उनका सिलसिला आता है। तो आइए कुछ ख़ास सवाल और ख़ास चीज़ें इनसे जानते हैं। आपने एक इदारा बनाया है जिसका नाम तहरीक क़ुदादात है, उसके ताल्लुक़ से भी और कई सवालात हैं जो हम आपके सामने करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में, उनके क़िस्सों के बारे में दुनिया जानती है, इस बात में दो राय नहीं, लेकिन कुछ वाक़यात ही जानते हैं जो उनका मर्तबा दिलों में है लोगों के। ज़ाहिर सी बात है, जो कहानियाँ क़िस्से जो सामने आए हैं, जितने आए हैं, वो पूरे तौर से वाज़ेह तौर से तस्वीर नहीं है। और इसके अलावा एक बहुत अहम सवाल ये भी है, टेक्स्ट बुक में पहले हज़रत के वाक़यात आते थे, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। लेकिन आप हज़रत के ख़ानदान वाले हैं, आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं और तहरीक क़ुदादात जो है ये बनाने के पीछे क्या मकसद है, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपकी आवाज़ चैनल को पहले मुबारकबादी देना चाहता हूँ। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर शमूल और लोगों के अंदर एक पब्लिसिटी और एक अवेयरनेस आपके तरफ से लोगों के बीच जा रहा है, लोगों को तो एक पैगाम जो जाना चाहिए था जो सही तरीके से जा रहा है, आपको पहले तो मुबारकबादी दूंगा और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। आपकी आवाज़ और आपके रिपोर्टर्स, आपके एडिटर्स के लिए तहे दिल से मेरी शुभकामनाएँ। पहले तो मैं हज़रत के खानवादा से 7वें पुश्त से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहरीक क़ुदादात यानी कि तंज़ीम जो तैयार हुई 2017 से, इसकी आवाज़ मैंने सारे हिंदुस्तान में बल्कि इंटरनेशनल भी इसको बुलंद किया। हिंदुस्तान का एक दिल जान हिस्सा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और दीगर तमिलनाडु और केरला में भी इस तंज़ीम मौजूद है। इसकी शाखें बनाने की मौजूदा हालात में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक सल्तनत ख़ुदादात जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का एक किंगडम था, उस किंगडम को नाम दिया गया था सल्तनत ख़ुदादात। सल्तनत ख़ुदादात का माना है कि सल्तनत यानी कि अवाम की एक पॉलिटिकल और एक किंगडम जिसको कहते हैं उसको सल्तनत कहते हैं। ख़ुदादात नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े सेक्युलर बादशाह थे, इसलिए खुदा यानी कि हर किसी कौम के गॉड को, ईश्वर को और शिव को और अल्लाह को एक कॉमन नाम दिया जाता है जिसको खुदा कहते हैं। अगर इस्लाम में लिया जाए तो अल्लाह कहते हैं, अगर हिंदुज़म में लिया जाए तो ईश्वर कहते हैं, अगर क्रिश्चियनिटी में लिया जाए तो येसु कहते हैं। इसलिए खुदा एक कॉमन वर्ड था कि सल्तनत ख़ुदादात यानी कि अल्लाह की, खुदा की दी हुई मुझे ताकत। इसलिए हमेशा टीपू सुल्तान शहीद अपनी सारी ज़िंदगी में अपने वालिद मोहतरम के फरमाबरदार फ़र्जंद थे और शेर दिल थे। और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद कभी अपने आप पे गुरूर नहीं किए कि मैंने ये बादशाहत की है, मैं ये चला रहा हूँ। हमेशा अपनी ज़िंदगी ये कहते रहे कि खुदा चला रहा है और मैं खुदा का, लोगों का ग़ुलाम हूँ। यानी कि आज के सियासतदान उस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहिए कि जैसे टीपू सुल्तान शहीद अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी 100 साल गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन का शेर का जीना जैसा जिए, वैसा एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए आज के एमएलएस, आज के एमपीज़, आज के हुक्मरान। क्योंकि अगर ऐसी शख्सियतों की तरह ज़िंदगी किए तो करप्शन ख़त्म हो सकता है, ऐसी अगर किए तो एजुकेशन के डेवलपमेंट हो सकते हैं। ऐसा अगर टीपू सुल्तान शहीद की जैसे सल्तनत ख़ुदादात करे तो मुसलमान कौम जो कठोरे आज पकड़ी हैं, जो बेदार हैं इलिटरेट से, जो लिटरेसी आ चुकी है हमारे कौम के अंदर, जिस तरह से क्यों में खड़कर भिखारी बन चुके हैं हमारी कौम, जो बना दिया गया है वो चीज़ हट सकती है। लेकिन वो चीज़ हटने के लिए मैं चाहता हूँ आज फिर से वापस सल्तनत ख़ुदादात का तारीख़ सुनकर, समझकर
चलना चाहिए, लोगों के अंदर ये शमूल पैदा होना चाहिए, इस चीज़ का एजुकेशन होना चाहिए। आपने एक और चीज़ भी किया है कि आपके जो सल्तनत खुदादात जो आपने अभी जो क्रिएट किया है, इसके ज़रिए आप जो है अक्सर देखा गया है कि वक्फ बोर्ड पर ज़्यादातर आपकी तवज्जो है कि वक्फ बोर्ड के पीछे आप लगे हुए हैं। क्यों और क्या उससे चाहते हैं आप, ये बताइए। वक्फ बोर्ड किसी की जागीर नहीं है। वक्फ बोर्ड अल्लाह के नाम से औकाफ हुई जगहों का एक नाम है, जिसको ता क़यामत तक ये सिर्फ अल्लाह के नाम पे ही रहेगी। कोई जागीरदार या वारिसदार उसका बन नहीं सकता। वक्फ बोर्ड भी एक वॉचमैन है, जिसको वॉचमैन सिर्फ वॉचमैन का काम करना चाहिए, क्योंकि उसका ओनर नहीं बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पीछे मैं इसलिए लगा गया हूँ क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर उस ज़माने से भी, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी चंद चीज़ों को बैतुल माल किया गया था। यही हदीसों को फॉलोअप करते हुए जैसे मोहम्मद अफ गज़नी आए हिंदुस्तान की तरफ और इराक़ से जितने बादशाह आए, तमाम ने हिंदुस्तान के अंदर तमाम ज़मीनों को औक़ाफ़ किया। औक़ाफ़ करने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद 2 एक्ट्स बने, जिस एक्ट्स के अंदर एक हिंदू एंडोमेंट एक्ट बना, दूसरा औक़ाफ़ एक्ट बना। औक़ाफ़ एक्ट जैसा इम्प्लीमेंट हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, लेकिन ऐसा आज़ाद हो कि हिंदुस्तान के टुकड़े ना हो। जिसने हमारे कुछ लीडर और कुछ लोग मिलकर हिंदुस्तान के 4 टुकड़े कर दिए, एक टेबल पर यह तय करके कि हिंदुस्तान का वो टुकड़ा तुम रख लो, हिंदुस्तान का ये टुकड़ा तुम रख लो। किसी के बाप का नहीं था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का था, हिंदुस्तान सिर्फ भारतीयों का है और ता क़यामत तक यही रहेगा। इस खेल को और पैदा करने के लिए मुजरे एक्ट के अंदर बहुत सारे औक़ाफ़ की जगहें थी। उस जगह को लेने के बाद बहुत सारे घोटाले आज तक भी चल कर आए, जिसमें एनओसीज दे दी गई कुछ जगहों पर, जिस जगह पर किसी को इलीगल ऑक्यूपेंसी हो गया, जिस जगहों पर बहुत सारे इमारतें तामीर होना था, जिसके अंदर कॉलेजेस होना था मुसलमानों के, जिस तरह से ख़बरस्तानें बनना चाहिए था, जिस तरीक़े से हॉस्पिटल्स मुसलमानों के बनना चाहिए था, जिसके अंदर मुसलमानों के अंदर हुनर बहुत अच्छा है, जैसे कि खिलौनों की फैक्ट्रियाँ आप चंदपटन में देख सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े जगहों को आइडेंटिफाई करके स्किल डेवलपमेंट मुसलमानों के लिए फैक्ट्रियाँ तैयार होना था। अगर वो सब चीज़ें अगर आइडेंटिफाइड होकर वफ़ के जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टियों पे ये फैक्ट्रीज़ अगर तैयार हो, मुसलमानों के कॉलेजेस अगर बने, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, 10 साल के अंदर ये कौम ब्राह्मणों से भी ज़्यादा पढ़ लिख सकती है, ब्राह्मणों से भी ज़्यादा रिजर्वेशन, जैसा पिछड़े समाजों को 18% है, मुसलमानों को 33% अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज़ और अकॉर्डिंग टू देयर ईमान के तहत उनका माशी हालत सही हो सकती है, एजुकेशन बेहतर ही हो सकता है। इसलिए मैं लगा हुआ हूँ कि जितने वफ़ के प्रॉपर्टीज़ इलीगल जगहों पर है, इलीगल यूज़ में है, हमारी कौम के लिए उसको इस्तेमाल में आए। नहीं, वफ़ से कई कॉलेजेस को अभी रन भी किया जा रहा है, कई अलग अलग जगहों पर कॉलेज बनी हुई है। अलमीन कॉलेज है, इसी के अलावा पीछे भी यहाँ पर एक कॉलेज है, अब्बास खान कॉलेज भी है। इसके अलावा और कई कॉलेज हैं। इसी तरीके से शिवाजी नगर के अंदर भी एक कॉलेज है जिसे शाहीन कॉलेज कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, वक्फ बोर्ड पूरा कंट्रोल किया गया है। जब से वक्फ बोर्ड बना है 1974 के बाद से आज तक भी ओनली कांग्रेस एंड कांग्रेस लीडर्स ही उसको मेंटेन कर आ रहे हैं। अगर अच्छे बड़े इदारे की मुस्लिम, जिसमें वक्फ बोर्ड की जगह पर जो एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका अलमीन रखा गया था 1966 में। इसको रजिस्टर इसलिए किया गया था वक्फ बोर्ड की, इसलिए उसको जगह दी गई थी कि वीकर मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के वास्ते फ्री 25% सीट्स देंगे करके, लेकिन आज तक हुआ नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग 250 रुपये हर माह उसकी इदारे को किराया भरते हैं, जबकि अलमीन कॉलेज का कम से कम 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुआवजा और फ़ायदा हो रहा है। मेरा ये डिमांड है, पब्लिक के अंदर लेकर आना चाहता हूँ, जब ये कॉलेजेस खुलेंगी आप अपने साथ मेरे साथ खड़कर आप डिमांड कीजिए 25% अलमीन कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन फ्री मुस्लिम सीट्स देना है। अगर आप नहीं दे सकते तो आज के हिसाब से रेंट्स उसको बराबर दीजिए, नहीं तो वेकेट करवाइए। हमारे अंदर ताकत है, हम पूरे 100% मुस्लिम सीट्स फ्री करवा कर गवर्नमेंट का जो बजट आता है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ फंड और वफ़ फंड, वो फंड को हम एजुकेशन पे इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि दूसरे कॉलेजेस बीजापुर के अंदर, कोलार के अंदर अलमीन कॉलेज, और जैसे कि अब्बास खान कॉलेज अगर आप जाकर देखें तो KSRTC बस स्टैंड अच्छा है,
कि अब्बास खान कॉलेज को मेंटेन नहीं कर सकते, अब्बास कॉलेज के अंदर अच्छी तरह से सिस्टम्स नहीं पैदा करा सकते। अगर ये तरह से पढ़ाएंगे तो हमारे मुसलमान इतनी बच्चियां हैं जो MBBS आज कर सकती हैं, फार्माटिकल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ऐसे इदारों को मैं चाहता हूँ, मेरा ये डिमांड है, ये जितने मुस्लिम इदारे हैं उस पर हर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर एजुकेशन कॉलेजेस बने, जिसमें हेगड़े नगर के अंदर 600 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर कम से कम हम 8 यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, सिर्फ कॉलेज बोल के नहीं, कम से कम हम उसके अंदर 5 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, जो आज पैंडेमिक टाइम पर हमें ज़रूरत है। लेकिन उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कौन कर रहा है? कुछ लीडर्स के चमचे NOCs दे चुके, कुछ डेवलपर्स के अंदर बहुत बड़ा माफिया हो चुका। उस माफिया के अंदर इतने घोटाले हैं कि मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, वंस वफ इज़ ऑलवेज वफ। इस वफ के प्रॉपर्टियां मुसलमान कौम के हाथ में मिले और मुसलमान की माशी हालत 2,30,000 करोड़ का जो घोटाला है, गवर्नमेंट इसको आगे लेकर आए, लोकयुक्ता को जाए, CBI इंक्वायरीज बैठे, जब जाकर हम मुसलमानों को अपना हक़ दिला सकते हैं, फ्री सीट्स दिला सकते हैं। क्योंकि मुसलमान कौम किसी की मोहताज नहीं है, ना मोहताज कभी बनेगी, क्योंकि हमारे औलिया अल्लाह जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हमीद शाह बाबा जैसे मुगलिया सल्तनत, तमाम बुजुर्गान दीन ने और वफ़्त के सल्तनतों ने हमें वफ़ किया गया कि ता क़यामत तक हमारी कौम अच्छी तरीक़े से जी। अगर ये लोग कुछ करना चाहते हैं तो इस कौम को आगे बढ़ाएं और वक्फ बोर्ड को अच्छी तरीके से जुडिशरी सिस्टम में लेकर आकर जो कुछ भी कब्ज़ा कर चुके हैं उनको वेकेट कराने का पुलिस उसको पावर्स दे और पुलिस उनको वेकेट कराए, जुडिशरीज उनको जितने जजमेंट हो चुके हैं उनको वेकेट कराकर मुसलमानों की माशी हालत बेहतर हो सकती है। इस वक्त जो वक्फ के अंदर जो लोग मौजूद हैं, अगर वो लोग तेज़ी से एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो लोग सुस्त हैं या कोई दूसरी वजह होगी, बहरहाल पर्दे के पीछे क्या हाल है अल्लाह आलम, अगर वो लोग आगे बढ़कर नहीं कर रहे हैं तो हमारी कौम के यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए? आप इसके बारे में। यंगस्टर्स बाइकआउट करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। अगर वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रही है, जिसके अंदर 2 MLAs अपॉइंटेड होते हैं, एक राज्यसभा होता है, 4 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिसर्स होते हैं, एक CO होते हैं, अगर वो लोग पब्लिक वर्क जैसा वक्फ बोर्ड को करना चाहिए, अगर वो तरीके से नहीं करें, पब्लिक डिमांड करना चाहिए, पब्लिक के पास इतना पावर है, पब्लिक आर्टिकल्स बनाए, पब्लिक न्यूज़ में एक्सप्लोर करें, पब्लिक कोर्ट के अंदर डाले, PIL और रिट्स फाइल करें, क्योंकि कौम का माल है, ये अवाम का माल है, ये मुसलमान कौम का माल है। आप ठेकेदार नहीं बल्कि आप निगरानी करने वाले सिक्योरिटीज़ हैं। आपने क्यों घोटाला किया है? उस घोटाले को अगर 6 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड अगर सही नहीं करे, मैं इंशाअल्लाह बीदर से लेकर मैसूर तक पैदल यात्रा करने के लिए आज ऐलान कर रहा हूँ। अगर कोई रोक सके, किसी के अंदर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, नहीं तो इनकी पुड़ती मैं पूरे फाइल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल वक्फ काउंसिल्स और सेंट्रल डिपार्टमेंट जितने हैं उनको मैं दिया गया हूँ। सेंट्रल से भी कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड को प्रेशर आया है कि इतनी प्रॉपर्टीज गए कहाँ। जब तक ये सर्वे होकर 6 महीने के अंदर इसकी पूरी तहकीक होकर ये करेक्शंस अगर सही नहीं हुआ, मुसलमानों को कम से कम 2,000 करोड़ से ज़्यादा आमदनी हो सकती है वक्फ बोर्ड के अंदर, कि मुसलमानों को हर मुसलमान ओल्ड पेंशन देना चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर से, फ्री एजुकेशन देना चाहिए, फ्री मेडिकल सिस्टम एक तैयार होना चाहिए। ये जब तक अगर होगा नहीं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसकी आवाज़ तेज़ी से निकलेगी और तेज़ी से नौजवान जुड़ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज आज तैयार है, हर ताल्लुक़ की कमेटीज़ तैयार है, हर डिस्ट्रिक्ट और हर ताल्लुक़ पे 100 लोग से ज़्यादा इसके अंदर जुड़ गए हैं। इसकी आवाज़ तेज़ी से निकलेगी, कोई रोक नहीं सकते इसके लिए। थैंक यू सर, आपकी आवाज़ के लिए आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।